हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल करंट मुद्दे पे। जैसे कि हम टॉप 100 रिपीटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो उसी की ये सीरीज है और एग्जाम से पहले इसको पूरा देख कर जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और करंट अफेयर की कंपाइलेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। सबको पता है इसके बारे में कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो हम देखते हैं कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, ये कि जो लोकमान्य है या फिर लोकमान्य तिलक किन्हें कहा जाता है, या ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनका निकनेम क्या था, लोकमान्य के नाम से जो जाने जाते हैं, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, ये भी कई बार आ चुका है। दूसरा क्या है कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश इन्हें कहते थे द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। मतलब ये कहते थे कि जो भारत में अशांति का जनक है, वो किन्हें मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को मानते थे। ये कहते थे कि ये इनके क्या है, फादर है ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश किन्हें द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते थे, भारत के अशांति के जनक किन्हें कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। ठीक है, अब उसके बाद मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। क्या? न्यूज़पेपर। मतलब इनसे रिलेटेड इनके दो न्यूज़पेपर है जो इन्होंने लॉन्च करे थे, जिसमें से ये केसरी काफी ज्यादा फेमस है। केसरी क्वेश्चन ये आता है कि जो केसरी न्यूज़पेपर है वो किन से रिलेटेड है? वो किन से रिलेटेड है? बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? वो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था। उसके बाद एक और न्यूज़पेपर जिसका नाम था मराठा, जो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, ये भी क्या है, इन्हीं से रिलेटेड है। इन्होंने ही क्या है, इसको लॉन्च करा है। क्लियर है? ठीक, तो इसमें दो न्यूज़पेपर इनसे रिलेटेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पे? होम रूल लीग पर। होम रूल लीग देखो क्या था कि जैसे ये होम रूल लीग है, इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछते हैं तो भारत में इसका एस्टेब्लिशमेंट दो जनों ने किया था अलग अलग टाइम पर, मतलब थोड़ा सा फर्क था। एक किया था अप्रैल 1916 पुणे में, जो बाल गंगाधर तिलक ने करा था। ठीक है, और एक दूसरा जो था एनी बेसेंट ने किया था, जो कब किया था? सितंबर 1916। मतलब बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 पुणे में होम रूल लीग की स्थापना करी थी, और उसी तरीके से एनी बेसेंट ने 1916 सितंबर में होम रूल लीग या फिर होम रूल मूवमेंट चलाया था। कहां पर? मद्रास में। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था या एनी बेसेंट ने किया था, या तो ऑप्शन अलग होंगे या फिर क्या होगा, ये जो मंथ है ये अलग होगा। क्लियर है? ठीक, अब क्या है कि ये जो होम रूल लीग था, इसका मोटिव क्या था? इस होम रूल लीग को बनाने का रीजन क्या था? इस होम रूल लीग को बनाने का रीजन ये था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में हम क्या करें, अपनी सरकार, अपनी भारत की सरकार को क्या करें, स्टैब्लिश करें, अपनी भारत सरकार की क्या करें, स्थापना करें, जो हमसे ही चलेंगी। मतलब जो क्या होंगी, सेल्फ गवर्नमेंट होंगी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश एम्पायर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल लीग। ठीक है, और जब इसका इसकी स्थापना की गई थी, उसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था, एक स्लोगन दिया था। ठीक है, तो ये स्लोगन ही क्या था? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसी स्लोगन की वजह से ये होम रूल लीग इतना ज्यादा क्या हो गया था, चर्चा में आ गया था। ठीक, एक और चीज आती है, लाल बाल पाल का ट्रायो पूछ लिया जाता है कभी कभार कि लाल बाल पाल में जो तीन पर्सन है वो कौन कौन से हैं। तो लाल बाल पाल में एक तो है बाल गंगाधर तिलक, एक है बिपिन चंद्र पॉल, एक है लाला लाजपत राय। ये लाल हैं, ये बाल है, और ये क्या है, पाल है। थोड़ा सा सीक्वेंस उल्टा सीधा हो गया है, लेकिन है यही तीन पर्सन जो क्या करते हैं, ट्रायो में इनको कंबाइंडली क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय। ठीक है, ये इतने ज्यादा क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं बन सकता इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास फाउंडेड ए पार्टी नोन एज द, मतलब कहते हैं कि जो असहयोग्य आंदोलन था जो फेल हो गया था, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने क्या करी थी, एक पार्टी की स्थापना करी थी, अपनी एक खुद की एक अलग पार्टी बनाई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस पे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने करी थी, किन्होंने करी थी, मोतीलाल नेहरू ने करी थी और सी आर दास दोनों ने मिलकर करी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन से सन में हुई थी, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। क्लियर है? ठीक। अब देखो ये जो पार्टी थी ना, ये पार्टी कहीं ना कहीं जो सेल्फ गवर्नमेंट था या फिर जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्हीं से मोटिवेटेड होकर, इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी थी। इनका मेन एम क्या था, ये सोचते क्या थे, ये चाहते थे कि हम क्या करेंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाने के बाद क्या होगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, और जब हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार की लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। और जब कोई सी भी पॉलिसी ब्रिटिश सरकार इंडिया में लॉन्च करेगी तो उसके लिए क्या होगी, वोटिंग होगी। तो वोटिंग में ये क्या करते थे, वोटिंग में ये उस पॉलिसी को क्या करते थे, अपोज करते थे, ऑब्स्ट्रक्ट करते थे। तो इसी सोच को लेकर इस पार्टी की स्थापना करी गई थी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी क्या करेंगे, सीट लेंगे, और जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरफेयर कर पाएंगे। और काफी हद तक ये सफल भी रहा था, जो देखने को मिला था कि जब मतलब पूरी तरीके से बंगाल डिवाइड हो गया था तो वहां पर भी बहुत सारे वोट जो थे ये स्वराज पार्टी को मिले थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पार्टी जो होती थी लास्ट में क्या हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी 1935 में। ये पार्टी एक तरीके से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, या इसका क्या हो गया था, एंड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट पहली टॉकी फिल्म जो है 1931 में जो प्रोड्यूस हुई थी उसका नाम क्या था। तो पहली टॉकी फिल्म, बोलने वाली फिल्म जो थी वो कौन सी थी, आलम आरा। बहुत ज्यादा फेमस है, सबको पता भी है, बस आप इसके अंदर ये सन याद कर लीजिए, हो सकता है क्या पता इस सन के बारे में पूछ ले कि आलम आरा कौन से सन में लॉन्च करी गई थी या प्रोड्यूस करी गई थी, 1931 में करी गई थी, और ये पहली टॉकी फिल्म थी। इसे रिलीज किसने करा था, आरदेशिर ईरानी ने रिलीज करा था। ठीक, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप एक दो चीजें और इसके साथ देख कर जाएं, एक तो फर्स्ट टॉकी फिल्म के साथ फर्स्ट साइलेंट मूवी भी पूछ लेता है, जो किसने करी थी, राजा हरिश्चंद्र ने करी थी, और ये कब रिलीज हुई थी, ये 1913 में रिलीज हुई थी, और इनको रिलीज करने वाले कौन थे, दादा साहब फाल्के। और यही दादा साहब फाल्के का अवार्ड क्या होता है, आजकल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेन इन्हें ही माना जाता है कि इन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा क्या करा है, इसको चालू किया है इन्होंने, इसी को ही लगभग क्या करा जाता है, जनक माना जाता है, इसलिए जो अवार्ड है इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइलेंट मूवी, आपको याद रखना है फर्स्ट टॉकी फिल्म। उसके बाद एक जो अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, में भी हो सकता है आ जाए, फर्स्ट कलर मूवी। फर्स्ट कलर मूवी कौन सी थी, किशन कन्हैया, जो 1937 में आई थी, और इसके प्रोड्यूसर, रिलीज करने वाले कई सारे हैं, तो इसका नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर अगला क्वेश्चन ये है, जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला सरमोन या फिर अपना पहला उपदेश जो था कहां दिया था, डियर पार्क में दिया था। और तो ये जो डियर पार्क वगैरह है, ये कहां था, ठीक है, सरनाथ में था। ठीक है, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमोन एट द डियर पार्क, इन डियर पार्क में या हिरन पार्क में दिया था, वो कहां था, सरनाथ में था। तो मैं आपको बुद्धा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। बाकी जैसे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इन सब चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात, ये क्या था, पहला उपदेश था जिसको सरनाथ में डियर पार्क में दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों को, कितने डिसिपल्स को ये दिया गया था, ये 5 जनों को दिया गया था।
और ये जो पहला फर्स्ट जो इनका उपदेश है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना। जैसे नाम से पता चलता है कि एक चक्र है या फिर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह एक चक्र है तो उसके क्या होते हैं? दो साइड होते हैं, वक्त के दो पहिए, एक सुख का और एक दुख का। जब सुख चला जाता है उसके बाद दुख आता है, वैसे जैसे ही दुख का अंत होता है वैसे ही क्या होता है? सुख आता है। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि धर्म चक्र जो है परिवर्तना, ये परिवर्तित होता रहता है और इस तरीके से सुख और दुख इंसान के साथ क्या करते हैं? चलते रहते हैं। ठीक है। और एक चीज, बुद्ध कौन थे? जो बुद्धिज्म है उनके फाउंडर ही कौन थे? बुद्ध थे। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बुद्ध हैं उनका ओरिजिनल वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। फिर ये जन्मे कब थे? 563 बीसी में थे। और ये क्वेश्चन आता है कि ये कहां जन्मे थे? ये लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब मैं इनके कुछ इवेंट्स आपको बता देता हूं जिनका क्या पूछा जाता है? सिंबल पूछा जाता है। ये क्या है? सिंबल्स हैं। ये पूछा मतलब इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको पूछ लेंगे कि उनकी जो डेथ हुई थी उसका सिंबल क्या था, या स्तूप जो है उनके किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं उनके जन्म की। जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म जो है उनका रिलेटेड है किससे? लोटस। जन्म जो है उसमें क्या होता है? काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोटस एंड बुल सिंबल है उनके किसके? जन्म के या बर्थ के। फिर उसके बाद आता है उनका महाबहिष्कर्म। महाबहिष्कर्म मतलब जैसे हम करते हैं ना कि बहिष्कार कर देते हैं चीजों का। जब वो क्या करते हैं 29 साल की उम्र में अपने साम्राज्य को छोड़कर निकल जाते हैं, अपने साम्राज्य को त्याग देते हैं, तो उस टाइम पर जो सिंबल आता है वो क्या है? हॉर्स है। मतलब क्या होता है कि वो जब बड़े हो जाते हैं फिर वो बाहर की दुनिया देखने जाते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं? जाकर देखते हैं कि भाई बाहर बहुत ज्यादा दुख है, जबकि उन जब तक वो महल में रहे थे उन्हें पता नहीं था कि दुख होता क्या है। तो यहां पर उस टाइम पर वो क्या करते हैं? अपने घर को, अपने साम्राज्य को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, जिसका सिंबल क्या है? हॉर्स। फिर उसके बाद क्या है? निर्वाणा, संबोधि या एनलाइटमेंट। फिर क्या होता है? उन्हें कई साल बाद जाकर क्या होता है? एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। उन्हें क्या होता है? ज्ञान होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना हम कि एनलाइटमेंट हो गया, हर चीज का उन्हें ज्ञान हो गया। तो वो ज्ञान उन्हें कहां पर प्राप्त होता है? वो ज्ञान उन्हें बोधि ट्री, एक बोध वृक्ष होता है, वहां पर क्या होता है? उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए उनका नाम कहीं ना कहीं क्या है? बुद्धा दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये सिंबल भी पूछ लेता है कि बोधि ट्री जो है किस चीज से रिलेटेड है? इनलाइटमेंट से रिलेटेड है, या फिर निर्वाणा, ये बहुत ज्यादा फेमस है। फिर उसके बाद क्या है? धर्म चक्र परिवर्तना। धर्म चक्र परिवर्तना ये हमने समझ लिया, ये व्हील है, चक्र के दो पहिए हैं, तो इसका सिंबल क्या है? व्हील है। फिर उसके बाद आता है महापरिनिर्वाणा। जब उनकी डेथ होती है तो उस टाइम पर जो सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? हम स्तूप कहते हैं। क्लियर है? ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके अंदर। इसमें इनकी कुछ 4 काउंसिल्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में। मतलब आप बुद्ध के किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते, बुद्धिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला काउंसिल जो था 483 बीसी में हुआ था। ठीक है। किसने कराया था? ये सॉरी, कहां हुआ था? ये हुआ था राजगीर में हुआ था। किन्होंने कराया था? अजात शत्रु ने कराया था। आप इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो। ए के जैसे यहां पर सिंबल आपको दिख रहा है, ए के। ठीक है। यहां से आप याद कर सकते हैं। जैसे कैसे आप याद कर सकते हो? जैसे मैं आपको बीच का बताऊं यहां पर कि ये है काल अशोका, तो पहले काल अशोक आएंगे, उसके बाद अशोक आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काल अशोका होगा, यहाँ पे अशोका होगा, लास्ट में कनिष्क होगा। इस तरीके से आपको कोई एक ट्रिक बना लेनी है, मैं ऐसे याद रखता हूं ए के। ठीक है। तो पहला काउंसिल जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। ठीक है। ये कराया कहां पर गया था? राजगीर। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है इसमें ये पूछता है कि लोकेशन क्या थी और किसने कराया था। तो पहला काउंसिल राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु ने कराया था, और ये हरण्यक्का डायनेस्टी के थे। इसकी ट्रिक जो मैं याद रखता हूं वो है HSNM। ठीक है। पहले आती है हरण्यक्का डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कोई ट्रिक बना सकते हो। दूसरा काउंसिल जो था 383 बीसी, ये कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। ये किसने कराया था? काल अशोका ने कराया था। और ये कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है? ये शिशुनागा डायनेस्टी से रिलेटेड है। तीसरा जो काउंसिल है ये 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में।
कराया गया था? किसने कराया था? अशोका ने करवाया था। और ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है? मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। चौथी जो काउंसिल है वो एडी में हुई थी, 98 एडी में। ये कुंडल बनग्राम कश्मीर में हुआ था, जिसको किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। और कनिष्क जो है फेमस रूलर माने जाते हैं कौन सी डायनेस्टी के? कुषाण डायनेस्टी के। ठीक है, अब इनके कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनका मानना था कि लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, मतलब जो हमारा जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा दुख है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि जो दुख है वो किस वजह से होता है? देयर आर कॉजेस ऑफ दुख। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी डिजायर है वही हमारा क्या है? दुख का कारण है। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज के लिए इच्छा होगी तब तक आप क्या करोगे? दुख का भोग करोगे, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, डिजायर इज द कॉज ऑफ सोरो। फिर उसके बाद कहते हैं थर्ड पॉइंट की ये जो दुख है, दिस सोरो कैन बी स्टॉप, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे स्टॉप्ड किया जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ पाथ हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ठीक है, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो इन दुखों से हम क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। ये कुछ इनके डॉक्ट्राइन्स थे जिनको बुद्धिज्म में फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इज द। देखो ये क्या है, इसमें ये जो क्वेश्चन है यहां से कुछ ज्यादा खास कुछ बनता नहीं है। आपको बस याद रखना है कि ये स्कूल क्या है? गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल इसे कहा जाता है, या फिर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक तो आपको चीज ये याद रखनी है, ये जो क्या था? ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट था। कहने का मतलब यहां पर ग्रीक प्लस में कुछ इंडियन आइडियाज, मतलब इन सब चीजों का, फॉरेन ट्रेड, इन सब चीजों का क्या था? ये कॉम्बिनेशन था। एक तरीके से ग्रीक का, रोमन का और बुद्धिस्ट आर्ट का कॉम्बिनेशन था, जो कि कुषाण पीरियड के टाइम पर काफी ज्यादा डेवलप हुआ था। इसलिए ये पूछ लेता है कि ये जो आर्ट है ये किसके टाइम पर बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई थी? कुषाण पीरियड के टाइम पर डेवलप्ड हुई थी। इसको क्या कहा जाता है? इसको गंधारा आर्ट कहा जाता है, या फिर इस स्कूल को गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल भी कहा जाता है, जिसमें क्या है? ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट का ये एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये क्लोजली क्या था? बुद्धा से रिलेटेड थे, बुद्धा की थीम से रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड थे। इसलिए इनकी जो मेन थीम थी वो थी लॉर्ड बुद्धा एंड बोधिसत्वास। ठीक है, अब मैं थोड़ा और कुछ बता देता हूं। जैसे कुषाण के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। कुषाण जो है इनको योची या फिर तोचाराइन भी कहते हैं। पहली जो कुषाण डायनेस्टी थी वो किसके द्वारा स्थापना की गई थी, या इनके फाउंडर कौन थे? वो थे कुजुला कदफिसेस, या फिर कदफिसेस फर्स्ट भी इन्हें कहा जाता है। ये नाम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जो कुषाण डायनेस्टी में फेमस किंग है वो कौन थे? वो कनिष्क थे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया। और क्या है? कनिष्क को सेकंड अशोका भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि साका इरा किसने स्टार्ट किया था? साका इरा किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने स्टार्ट किया था। और जो कनिष्क हैं वो कौन सी डायनेस्टी के हैं? वो कुषाण के फेमस रूलर थे। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फोर्थ, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? ये किसने कराई थी? कनिष्क ने कराई थी। कहां कराई थी? कश्मीर में कराई थी। इस वंश के जो लास्ट रूलर हैं वो कौन थे? वासुदेव फर्स्ट थे। तो ये इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। आप अगर इस लाइन को भी पढ़ते हो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लेटेस्ट पीडीएफ्स आपके लिए अपलोड कर रहे हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।